हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इम्यूटेबिलिटी टॉपिक को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इम्यूटेबिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। उसमें हमने देखा था कि इम्यूटेबिलिटी क्या होता है कि एक बार हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो हम उसके कंटेंट में चेंजेस नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था कि जितनी हमारी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, एसटीआर, ये सारी क्या है, ये इम्यूटेबल है। आज हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे रीयूजेबिलिटी की। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इंट डेटा टाइप। जो इंट डेटा टाइप है वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है -5 to 256 रेंज तक। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं किस रेंज की, -5 to 256 की पहले बात करते हैं। ये रेंज है हमारी जिसके लिए जो इंट है वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 256 ही ले लेते हैं, तो ये इस रेंज में लाई करती है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने लिखा a इक्वल्स टू 256, तो होगा क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसके कंटेंट क्या होंगे, 256। वैल्यू क्या होगी उसमें, 256। और a जो है ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। वो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 256 कंटेंट के साथ, और ये जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है जो इसको पॉइंट कर रहा है। अब सपोज करो मैंने एक और वेरिएबल लिया b और उसकी भी वैल्यू जो है मैंने क्या ली, 256। अब दोनों की क्या है, सेम वैल्यू है। 256 वैल्यू के साथ ऑलरेडी हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है जब हमने लिखा था a इक्वल्स टू 256, और इस रेंज तक ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो होगा क्या, बी के लिए अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो जो एक के टाइम पे बना था हमारा ऑब्जेक्ट उसी को क्या करेगा, रीयूज करेगा। जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है जो ऑलरेडी हमने क्रिएट करा है पहले, उसी को वो क्या करेगा, रीयूज करेगा। तो इस केस में जो बी है वो भी क्या करेगा, इसी को पॉइंट करेगा। ये होता है रीयूजेबिलिटी, जिसमें क्या हुआ, दोनों की वैल्यूज क्या थी, सेम थी। तो दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज करो b की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। यहाँ पे b की वैल्यू चेंज हो गई। अब हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। जिसको b पॉइंट कर रहा है, b किसको पॉइंट कर रहा है, भी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसमें वैल्यू क्या है, 256। यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये जो डेटा टाइप है हमारी इंट, ये इम्यूटेबल भी है। एक बार हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उसके कंटेंट में हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ बी ही पॉइंट नहीं कर रहा, इसको ए भी पॉइंट कर रहा है। अगर हम बी की वैल्यू चेंज होने से इसी में चेंजेस कर देते हैं तो ए की वैल्यू को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो चेंजेस जो है वो इसी ऑब्जेक्ट में नहीं होंगे। तो 10 वैल्यू के साथ क्या होगा, हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अब जो b है वो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि अब b की वैल्यू क्या है, 10 है। और ये जो लिंक है हमारा, जो पहले वो 256 को पॉइंट कर रहा था, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये होता है इम्यूटेबिलिटी, जो चेंजेस है वो उसी ऑब्जेक्ट में नहीं हुए, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रीयूज हो रहा है। उसको और भी रेफरेंस वेरिएबल्स जो हैं बी के अलावा पॉइंट कर रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू चेंज होने से हम वहीं पे चेंजेस कर देते हैं तो बाकियों की वैल्यू को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हमने रीयूजेबिलिटी देखा कि जब दोनों की वैल्यू सेम थी, ए की भी 256, बी की भी 256, तो दोनों ने क्या करा, एक ही ऑब्जेक्ट को रीयूज करा।
पर जैसे ही बी की वैल्यू अगर चेंज होती है तो चेंजेस वहाँ पे नहीं हुए, उसके लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वो क्या है हमारे पास इम्यूटेबिलिटी। तो अगर हमारी रेंज जो है -5 to 256 है तो उस केस में हमारी इम्यूटेबिलिटी प्लस रीयूजेबिलिटी दोनों सपोर्ट होती है, इम्यूटेबल भी है और रीयूजेबल भी है। अगर हमारी रेंज जो है वो क्या है -5 to 256। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। इसमें सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया, अब हम इस रेंज में नहीं लेंगे वैल्यू, -5 to 256 में नहीं लेंगे, कोई और वैल्यू लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 257। अब ये इस रेंज में लाई नहीं करती तो इस वैल्यू के लिए रीयूजेबिलिटी नहीं होगी, रीयूजेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो होगा क्या, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किस वैल्यू के साथ 257, और जो C है वो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। C रेफरेंस वेरिएबल है, वो इस ऑब्जेक्ट को जिसमें वैल्यू क्या है 257 इसको पॉइंट करेगा। अब मैं एक और वेरिएबल लेती हूँ, सपोज D ले लिया मैंने, उसमें भी वैल्यू क्या रखी 257। अब दोनों की वैल्यू सेम है, C की भी और D की भी, और 257 वैल्यू के साथ हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। पर इस केस में रीयूजेबिलिटी सपोर्ट नहीं करेगा, तो D जो है वो इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा, उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 257 वैल्यू के साथ, और D जो है वो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे देखो वैल्यू सेम थी पर ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग क्रिएट हुए हैं, तो रीयूजेबिलिटी ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये -5 to 256 रेंज में नहीं आता ये नंबर जो 257 है। तो अगर अब हम सपोज करें D की वैल्यू चेंज हो गई, D की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 300 सपोज, तो होगा क्या, D किसको पॉइंट कर रहा है अभी, जिसमें वैल्यू क्या है 257, पर ये डेटा टाइप इम्यूटेबल है तो चेंजेस इसी ऑब्जेक्ट में नहीं होंगे। तो जो चेंजेस हुए हैं हमारे वैल्यू 300 हुई है, उसके लिए क्या होगा, एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि इम्यूटेबल तो है, इम्यूटेबल इंट डेटा टाइप हमारी है, चाहे रेंज -5 to 256 है या इसके अलावा कोई वैल्यू है, तो चेंजेस वहीं पे अलाउड नहीं है। तो D जो है अब किसको पॉइंट करेगा, जिसमें वैल्यू क्या है 300, और ये जो लिंक है यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाए। इस केस में हमारे पास क्या है, रीयूजेबिलिटी तो नहीं है बट इम्यूटेबिलिटी है। तो ये दो केसेस थे जिसमें आपने देखा कि अगर रेंज -5 to 256 है तो इम्यूटेबल भी है प्लस रीयूजेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है, बट इसके अलावा कोई वैल्यू है तो उस केस में रीयूजेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं है पर इम्यूटेबल है। इसका एक प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ए की वैल्यू क्या ली 256, आईडी चेक करी ए की, अब बी की वैल्यू भी सेम रखी 256, आईडी चेक करी बी की, देखो दोनों केसेस में जो आईडी है वो सेम आई है, लास्ट में देखो 8032, यहाँ पे भी 8032। इट मीन्स कि दोनों जो है ए और बी वो क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को रीयूज करते हैं। जैसे यहाँ पे था, जब दोनों की वैल्यू 256 है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे भी चेक करें ए इज बी, तो उस केस में भी रिजल्ट देखो क्या आया है, ट्रू आया है। मीन्स कि ए और बी जो है दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं,
तो रिजल्ट क्या आया? ट्रू। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी बी की, क्या कर दी? 10। अब अगर आईडी चेक करें बी की, तो उस केस में देखो चेंज हो गई आईडी। पहले आईडी क्या थी बी की, जब उसकी वैल्यू 256 थी, 8032 था लास्ट में। अब जब बी की वैल्यू चेंज हो गई, अब क्या हो गया? 10 हो गया। अब आईडी हमारे पास क्या है? चेंज हो गई। अब लास्ट में क्या है? 160। इट मीन्स कि उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं हुए हैं। जब हमारी वैल्यू चेंज हुई है तो उस केस में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, क्योंकि आईडी जो है दोनों केसेस में क्या है? डिफरेंट है। ये केस था हमारा जब हमारे पास रेंज क्या है? -5 to 256। रीयूजेबल भी है और इम्यूटेबल भी है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जब हमने वैल्यू क्या ली थी? 257। इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने लिया सी की वैल्यू 257, आईडी चेक करी सी की। अब डी की वैल्यू भी मैंने ली 257 और आईडी चेक करी डी की। देखो दोनों ही डिफरेंट है। सी की वैल्यू 257, उसकी आईडी ये आई है, लास्ट में क्या है? 408। डी की वैल्यू भी 257, आईडी देखो ये आई है, लास्ट पे क्या है? 376। दोनों आईडीज जो है वो डिफरेंट। इट मीन्स दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है। अगर मैं चेक करूँ इस ऑपरेटर के साथ भी सी इज डी, तो उस केस में रिजल्ट क्या आया है? फॉल्स आया है, क्योंकि 257 जो है वो -5 to 256 रेंज के अंदर लाए नहीं करता। तो इस रेंज के अलावा अगर कोई नंबर है तो रीयूजेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं सेम वैल्यू के लिए भी। अब इम्यूटेबिलिटी चेक करते हैं। डी की वैल्यू हमने क्या कर दी थी? 300। यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या करी थी? 300। तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। आईडी चेक करते हैं डी की। तो यहाँ पे देखो जब वैल्यू डी की 257 थी, उसकी इसमें आईडी ये है, लास्ट पे 376 है। जब आईडी यहाँ पे वैल्यू हमने चेंज कर दी डी की 300, तो आईडी भी चेंज हो गई, लास्ट पे क्या है? 280 है। इट मीन्स कि जब वैल्यू चेंज हुई है 257 से 300 हुई है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट भी नया बना है। आईडीज दोनों की डिफरेंट है। तो इम्यूटेबिलिटी तो ये सपोर्ट करता ही है, चाहे रेंज -5 to 256 है, उसके अलावा कोई वैल्यू है, बट रीयूजेबिलिटी सपोर्ट करता है सिर्फ इस रेंज तक। एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास, जब पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग पे वो क्या करता है? -5 to 256 तक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर लेता है। और जैसे ही हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा e = 256, तो वो क्या करेगा? जो स्टार्टिंग पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था पीवीएम ने, उसी को रीयूज कर लेगा। तो इससे क्या होता है? रन टाइम परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव होती है। अगर हम इससे ज़्यादा रेंज रखें, सपोज लैक्स में रख लें या उससे भी ज़्यादा, तो होगा क्या? जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो स्टार्टिंग पे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले जो ऑब्जेक्ट्स वो क्रिएट करता है, तो उतने ही ऑब्जेक्ट उसको क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर रेंज ज़्यादा है, लैक्स में ले लूँ या उससे ज़्यादा, तो उतने ही ऑब्जेक्ट्स वो स्टार्टिंग पे क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा? परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। जबकि ये जो रेंज है -5 to 256, ये क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेंज है। हम भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर मोस्टली वैल्यूज़ लेते हैं 10, 20, 50, 100, 200। अगर लूप्स भी हम देखें तो वो भी हम मैक्सिमम 10, 20, 30, 50 तक लेते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेंज है। तो इस केस में, इंटीजर्स के केस में, उन्होंने क्या करा है कि इतनी रेंज फिक्स्ड करी है रीयूजेबिलिटी के लिए। तो ये था कुछ इंट डेटा टाइप के बारे में। थैंक यू।